तत् दर्शनेन शैव शास्त्र सम्मतेन दर्शनेन तानि सोपानानि मया शोधितानि, तेषां पुनर्निर्माणं पुनः रचनापि मया कृता। एतेन पूर्वेभिः आचार्यैः प्रतिष्ठापिता या योजना वर्तते तस्मिन् मूलप्रतिष्ठा मया साधिता। यन्मूलं तत्त्वं वर्तते मदीये चैतन्ये स्फुरितं तस्य प्रतिष्ठापि मया विहिता। और पूर्ववर्तीनाम् आचार्याणां या सोपान परंपरा वर्तते तयापि मया आरोहणं विहितम् इति उभयमपि मया साधितम् इति काचन व्याख्या पद्धतिः आद्यन्तम् अभिनव भारत्यां सुसंगता वर्तते। एवं च या दश पदार्थी वर्तते व्याख्याया या अभिनवगुप्तेन उपादेयस्य सम्पाठः तदन्यस्य प्रतीकनम् इति कृत्वा कीर्तिता। अत्र रसव्याख्यान भूमिकायां या पद्धतिः कीर्तिता तस्य उभयोरपि संगतिः अनयोः अभिनव भारत्याम् अस्माभिः दृश्यते इत्येव कृत्वा इत्येव कथयित्वा अत्र विरमामि। भूयो भूयो धन्यवादाः। भूयो भूयः कृतवेदितां कृतज्ञतां ज्ञापयामि। नमो नमः। अच्छा, मुझे वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। वीडियो की जगह मुझे ये मोनो विश्वविद्यालय का दिखाई दे रहा है। अतीव सादरं धन्यवादाः आचार्य प्रवरेभ्यः परमादरणीयेभ्यः प्रोफेसर त्रिपाठी वर्येभ्यः। श्रुतम् अस्माभिः सर्वैः विद्वद्वरेण्यानां वैदुष्यपूर्णं वक्तव्यम् अनुगृहीताः वयं सर्वे विद्वांसाः श्रोतारश्च। सम्प्रति अहं तु केवलं गुरुप्रवराणाम् आचार्यवर्याणां पादपङ्केरुहेभ्यः एकेन पद्येन स्वकीयां प्रणतिर्निवेद्य स्वां धन्यम् अनुभवामः। येनाकार्य संख्यग्रन्थरचना सम्यक् च सम्पादनं नैका काव्यकथा प्रधानकृतया स्रष्टा सुकेलिर्मुदा येनाधारि समस्त शास्त्र विभवो लोकानुगो वेदगः राधा वल्लभ नाम सौम्य वदनं तं नौमि कीर्त्यान्वितं तं नौमि कीर्त्यान्वितम्। आचार्य प्रवरेभ्यः सादरं नमो नमः। सम्प्रति अहं सादरम् अनुरुन्धे आचार्य प्रवरान् प्रोफेसर रमेश कुमार पांडेय महोदयान् यैः अनेकैः अभिनवैः शोध आयामैः संस्कृतानुसंधान क्षेत्रे अभिनवानि सोपानि प्रतिष्ठितानि। ये सन्ति परम विद्वांसाः साहित्य शास्त्रीयाः आचार्य प्रवराः। बहुवारम् अहं तेषाम् अमृतवचांसि श्रुतवन्तः। अद्य सम्प्रति अहं सादरं निवेदये यत्ते स्वकीयैः अमृतवचोभिः अस्मान् सर्वान् अनुगृह्णन्तु परमादरणीयाः कुलपति प्रवराः प्रोफेसर पांडेय महाभागाः। आदरणीयाः प्रोफेसर पांडेय महाभागाः। प्रणामाः। मम ध्वनि श्रूयते? श्रूयते श्रूयते। तो मुझे सादरं प्रणमामि। श्रूयते, भवतां ध्वनि श्रूयते। सादरं प्रणमामि। मुझे भी सादरं प्रणमामि प्रणमामि मैं प्रणमामि प्रणाम प्रणाम।
मैं प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का भक्त हूँ और प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के ही मार्ग का अनुसरण करता हूँ। तो मैं उन्हीं की तरह पहले ये निवेदन करता हूँ कि मुझे जो आपने ये तंत्रिका में कुछ ऐसा अधिकार दिया है जिसके कारण लोग मुझसे परमिशन मांग रहे हैं बार बार, तो उससे मुझे मुक्त करें, पहले तो ये काम करें, क्योंकि ये मेरी पति जी पट्टी ठीक जो कर है लें इसको प्लीज। सतपति जी लग ठीक रही है। करिए। अब ठीक हुआ, अब ठीक निकल अब गया। ठीक हो गया। जी जी। अपूर्वं यद्वस्तु प्रथयति विना कारणकलां जगद्ग्रावप्रख्यं निजरसभरात् सारयति च क्रमात् प्रख्योपाख्याप्रसंगं भासयति तत् सरस्वत्यास्तत्त्वं कविसहृदयाख्यं विजयते। पुनः एकं स्वकीयं पद्यं प्रस्तौमि। प्रवीणां या वीणां निखिलनिगमोद्गीतलसितां समादाय स्वाङ्के गिरिरसिषति पुण्यार्थकवितां पुराणी बृहमाणि सकलरचना धारललिता क्रियान्मे सिद्धिं सा नवनयभरे काव्यकलने, नवनयभरे काव्यकलने। परमादरणीयाः विश्रुताः समीक्षकाः, लेखकाः, विद्वांसः, प्रशासकाः, अस्माकं गुरुकल्पाः, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठस्य अथ च राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य कुलपतिचराः प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी महाभागाः, अभिनव गुप्त शोध संस्थानस्य निदेशकाः अथ च लक्ष्मणपुर विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागाध्यक्षाः, आचार्याः, आगम ज्योतिष साहित्य व्याकरणादि शास्त्रेषु निष्णाताः आचार्याः प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ल महाभागाः, अथ च अत्र उपस्थिता कदाचित् सभायाम् इदानीं तावत् सम्पूर्णे न केवलं भारतवर्षे अपि तु विश्वे अभिनव गुप्त साहित्यस्य मर्मज्ञाः प्रतिष्ठिताः विद्वांसः आचार्याः नवजीवन रस्तोगी महाभागाः, अन्ये आचार्याः अस्माकं पूर्व विभागाध्यक्षाः प्रोफेसर रामसुमेर यादव महाभागाः, आचार्याः सतपथि महाभागाः, संयोजकाः संचालकाः प्रयाग नारायण महाभागाः, डॉक्टर सत्यकेतु महाभागाः, अन्ये प्रतिभागिनः, आचार्याः, विद्वांसः, समीक्षकाः, जिज्ञासवः, छात्राः। अस्माकम् एतत् सौभाग्यं यत् अस्मिन् समारोहे अभिनव गुप्त समारोहे कश्चन अवसरः लब्धः। यद्यपि मया ह्यः अपि किञ्चित् आगत्य श्रोतव्यम् आसीत्, किन्तु लब्धावसरः न जातः। अद्य अस्माकम् एतत् सौभाग्यं यत् आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयानां विस्तृतं पाण्डित्यपूर्णं अभिनवगुप्त व्याख्यान सदृशमेव व्याख्यानं मया श्रुतं। तेषां गभीरं पाण्डित्यं प्रतिपदं किमपि नवीनम् उत्पादयितुं ते समर्थाः भवन्ति। ते तथैव चिन्तयन्ति, यथा अन्ये चिन्तयन्ति तथा न चिन्तयन्ति, तदपि चिन्तयन् तदपि पठन्ति, तद् भिन्नं किमपि विशिष्टं चिन्तयन्ति, येन तेषां तत्र वैशिष्ट्यं भवति। तेषां यदा व्याख्यानं श्रुतं ततः परं किञ्चित् वक्तव्यं किं वर्तते। ते तु महान्तः तावत् समीक्षकाः। अहं तु शुद्धरूपेण साहित्यशास्त्रं पठामि। साहित्ये किञ्चित् अस्माकं जिज्ञासा भवति। अतएव अभिनव गुप्तस्य साहित्यिकं यत् अवधानं वर्तते तदधिकृत्य किञ्चित् वच्मि। भवन्तः जानन्ति, इदानीमेव अस्माकं बीजभाषणं कुर्वद्भिः आचार्यैः शुक्लमहोदयैः प्रतिपादितं कीदृशी प्रतिभा आसीत् अभिनवगुप्तस्य। एतादृशी प्रतिभा तेषां कथं न भवेत्, यतोहि अभिनवगुप्तपादाः सामान्याः साधारणाः ते विद्वांसः नासन्। तेषां तावत् वैशिष्ट्यम् इदमस्ति, जानन्ति तेषां अभिनवगुप्तस्य पिता महान् पण्डितः परमशैवः, तस्य माता अपि तथैव अत्यन्तं चारुशीला धर्मपरायणा आसीत्। तयोः एकमात्रः पुत्रः योगिनीभूः इति आसीत् अभिनवगुप्तः। योगिनीभूपुत्रस्य यत् लक्षणम् अस्ति
तत्रैव तन्त्रालोकटीकायां लिखितमस्ति। लक्षणानुसारेण तेषां वैशिष्ट्यं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तत्र चतस्रः कारिकाः सन्ति। रुद्रशक्तिसमावेशः तत्र नित्यं प्रतिष्ठितः, सत्य तस्मिंश्च चिह्नानि तस्यैतानि विलक्षयेत्। तत्रैतत् प्रथमं चिह्नं रुद्रे भक्तिः सुनिश्चिला, द्वितीयं मंत्रसिद्धिः स्यात्, सद्यः प्रत्ययकारिका, सर्वतत्त्वशिवत्वं च तृतीयं लक्षणं स्मृतं, प्रारब्धकार्यनिष्पत्तिश्चिह्नमाहुश्चतुर्थकं, कवित्वं पंचमं गेयं, सालंकारं मनोहरं, सर्वशास्त्रार्थवेतृत्वम् अकस्माच्चास्य जायते। तर्हि सर्वशास्त्रार्थवेतृत्वं योगिनीभूसुतः यः भवति तस्य एकं लक्षणं भवति। तर्हि आचार्य अभिनवगुप्तपादानां पाण्डित्यं कीदृशमासीत्। एकमपि किमपि शास्त्रं तेषां कृते अविदितं नासीत्। एवं विधस्य आचार्य अभिनवगुप्तस्य विषये किं वच्मि, एतद् अवश्यं वच्मि। ते अत्यन्तं प्रामाणिकाः आचार्याः साहित्यशास्त्र परम्परायां। तेषां तादृशं प्रामाण्यं, तेषां यदि एकमपि वचनं कुत्रचित् उद्ध्रियते सर्वैः आद्रियते तद्वचनं। प्रथमं तावत् एकां घटनां श्रावयामि, अनन्तरं किञ्चित् वच्मि। वस्तुतः वक्तव्यं विशिष्टं किमपि नास्ति। एकस्मिन् समये मम साक्षात्कारः आसीत् काश्यां, काशी हिन्दू विश्वविद्यालये। तत्र साक्षात्कारे महान्तः पण्डिताः उपस्थिताः आसन्। इदानीं स्मरामि, अस्माकं गुरुवर्याः प्रोफेसर् कमलेश दत्त त्रिपाठी महाभागाः संकाय प्रमुखाः आसन्। तत्र शिवजी उपाध्याय नैव तत्र अस्माकं चतुर्वेदी महोदयाः शिवदत्त चतुर्वेदी महोदयाः, ते तावत् विभागाध्यक्षाः आसन्। अस्माकं रामप्रताप घई महोदयाः विशेषज्ञाः आसन्, श्रीनिवास रथ महोदयाः विशेषज्ञाः आसन्, तत्रैव आरसी द्विवेदी महोदयाः विशेषज्ञाः आसन्। अन्यैः सर्वैः प्रश्नाः तैः विहिताः, तेषां सर्वेषां प्रश्नानां समाधानमपि यथावति मया प्रदत्तं। तस्मिन् अवसरे प्रोफेसर आरसी द्विवेदी अर्थात रामचंद्र द्विवेदी ते अत्यन्तं महान्तः पण्डिताः, आगमशास्त्रस्यापि जानन्ति भवन्तः, साहित्यशास्त्रस्यापि, दार्शनिकाः अपि ते तैः एकः एतादृशः प्रश्नः उपस्थापितः यस्य प्रश्नस्य कदापि मया श्रवणमपि न कृतम् आसीत्। तादृशः प्रश्नः कदापि मम मनसि चिन्तनेपि नासीत्। तादृशः कश्चन प्रश्नः तेन उत्थापितः। सः प्रश्नः आसीत्, अभिनवगुप्तः कतिविधां वृत्तिं शब्दशक्तिं स्वीकरोति। मया झटिति उत्तरितं, यतोहि अहं तत्र पुर्याम् आसम् अध्यापकः, तर्हि उत्साहः नवीनः, वयः नवीनम् आसीत्, उत्साहः नवीनः आसीत्, अतएव झटिति उत्तरितम्, अयं कीदृशः प्रश्नः, तुच्छः कश्चन प्रश्नः इति कृत्वा मनसि मया उक्तं, त्रिविधा शक्तयः भवन्ति, तर्हि अविधा भवति, लक्षणा भवति, व्यञ्जना भवति, तर्हि ते त्रिविधाम् एव शक्तिं स्वीकुर्वन्ति। अनन्तरं सः पुनः वदति, रसनिष्पत्तिः कया शक्त्या भवति? मया उक्तं व्यञ्जना वृत्त्या भवति, व्यञ्जना शक्त्या भवति। पुनः पृच्छति, तत्र साधारणीकरणं केन तावत् व्यापारेण भवति? इदानीं यावत् साधारणीकरणं केन व्यापारेण भवति इति मया चिन्तितमपि नासीत्। तस्मिन् समये नवीनं वयः आसीत्। मया उक्तं अभिधेया भवितुं न रहति, लक्षणया भवितुं न रहति, एका अवशिष्टा शक्तिः वर्तते व्यञ्जना, तयैव भवति। तदानीं स वदति, विचिन्त्य वक्तव्यं। मया उक्तं, मया चिन्तितं, यदि भवताम् अयं प्रश्नः वर्तते तस्य समाधानम् अनेनैव प्रकारेण भवितुमर्हति। तृतीया शक्तिः या वर्तते व्यञ्जना, तयैव साधारणीकरणं से तावत् भवतु। तदानीं स वदति, सिद्धान्तः एवम् अस्ति, एकेन व्यापारेण एकस्यैव कार्यस्य सिद्धिर्भवति। गुणकर्म गुण तत्र अस्ति, पंक्तिः आगच्छति पंचमे उल्लासे, तर्हि एकेन व्यापारेण एकस्यैव कार्यस्य सिद्धिर्भवति, न तावत् एकेन व्यापारेण कार्यद्वयस्य सिद्धिर्भवति। मया उक्तं यद् भवतु, किन्तु अनेनैव व्यापारेण तस्य कार्यस्य सिद्धिर्भवति, साधारणीकरणं भवति। मया उच्चैः किञ्चित् उक्तम्।
अस्माकं गुरुचरणः कुपितः जातः ते उक्तं प्रथमं तावत् भवान् मौनी भव तर्जितः अहम् अनन्तरं 15 क्षणादनन्तरं पुनः तेन पुनः पृष्टोऽहम् अस्माकं गुरुचरणैः त्रिपाठी महाभागैः इदानीं वदतु तस्मिन् मध्ये भगवत्याः सरस्वत्याः कृपया एका पङ्क्तिः स्फुरिता मया उक्तं नायं मदीयः कश्चन सिद्धान्तः अयं सिद्धान्तः महामहेश्वराचार्याणाम् अभिनवगुप्तपादानां वर्तते यतो हि सः अभिनवभारत्यां 6 अध्याये रसनिरूपणावसरे लिखति न हि रसनक्रिया चलनक्रियावत् पर्यन्ते निष्पद्यते अपितु झटित्येव सर्वं सम्पाद्यते तात्पर्यं किमस्ति युगपत्कालावच्छेदेन साधारणीकरणमपि अथ च रसाभिव्यक्तिरपि एकैनैव व्यापारेण जायते इति अभिनवगुप्तपादाचार्यस्य मतम् एतत् समाधानं श्रुत्वा आर्सी द्विवेदी महोदयानां मनसि तादृशी प्रसन्नता जाता सा प्रसन्नता मया न केवलं तस्मिन् क्षणे अनुभूता अनन्तरमपि तैः उक्तं तर्हि एतादृशं प्रामाण्यं वर्तते अभिनवगुप्तपादानां तर्हि अभिनवगुप्तपादस्य संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे यदवदानं वर्तते तदवदानं वस्तुतः ध्वन्यालोकलोचने टीकारूपेण वर्तते अथ च अभिनवभारती नाट्यशास्त्रस्य या टीका वर्तते तस्याः टीकायाः अध्ययनेन अस्माभिः कश्चन कालः यापितः पश्यन्तु आनन्दवर्धनः काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः स्माम्नाथ पूर्वः तस्याभावं जगदुरिति तस्याभावं जगतुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये एवं तावत् उद्घोषयति आनन्दवर्धनः काव्यस्यात्मा ध्वनिः इति सिद्धान्तयति किन्तु अग्रे गत्वा स वदति ध्वनिः त्रिविधः वस्तुध्वनि अलङ्कारध्वनि रसध्वनि कः ध्वनिः काव्यस्य आत्मा इत्यस्मिन् विषये आनन्दवर्धनाचार्यस्य किमपि मतं नास्ति तस्य तावत् व्याख्यानं यदा करोति अभिनवगुप्तपादाचार्यः तदानीं स वदति वस्तुतः अयं प्रसङ्गः आगच्छति यदा काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवे पुरा क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः तस्मिन् प्रकरणे स वदति वस्तुतः वस्तु अलङ्कारध्वनिः तु सर्वथा रसं प्रति पर्यवस्यते रसध्वनिः एव वस्तुतः काव्यस्यात्मा तस्मिन् प्रसङ्गे स वदति एतत् नावीन्यं यत् तत्र आगतं ततः पूर्वं तस्मिन् तावत् यत् पद्यम् अस्ति वस्तुतः प्रारम्भे काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैरि तस्याः व्याख्यानमपि अभिनवगुप्तपादस्य व्याख्यानपरम्परा अस्माकं तावत् त्रिपाठीवर्यैः सम्यक् श्राविता तर्हि सम्यक् व्याख्यानं करोति तस्मिन् व्याख्यानेपि स वदति प्रथमं तावत् सहृदयपदं व्याख्याति सहृदयपदे व्याख्यानावसरे येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशात् विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीय तन्मयी भवन योग्यता ते सहृदय संवादभाजः सहृदया भवन्ति तेन प्रतिपादितम् अनन्तरं स लिखति योऽर्थो हृदय संवादी तस्य भावो रसोद्भवः शरीरं व्याप्यते तेन शुष्कं काष्ठमिवाग्निना अनन्तरं पुनः आनन्द इति आगच्छति आनन्द प्रकरणे वदति रसस्य चर्वणात्मनः प्राधान्यं दर्शयन् रसध्वनेरेव सर्वत्र मुख्यभूतम् आत्मत्वम् इति दर्शयति तर्हि वस्तुतः रसध्वनिरेव काव्यस्यात्मा इति अभिनवगुप्तपादः तदानीं तत्र प्रतिपादयति अनन्तरं तावत् एवं प्रकारेण वस्तुतः आनन्दवर्धनेन विहितः यः ग्रन्थः ध्वन्यालोकः तस्य लोचनं विना प्रामाण्यं तथा नास्ति लोचने टीका अभिनवगुप्तेन या निर्मिता सा लोचने टीका एव वस्तुतः तस्य ग्रन्थस्य स्वारस्यं प्रदर्शयति तद् लोचन टीकां विना ये ध्वन्यालोकं पठन्ति ते तावत् वस्तुतः तस्य तत्त्वं न जानन्ति पुर्याम् एकः आसीत् विद्वान् अत्यन्तं प्रतिष्ठितः विश्रुतः राष्ट्रपतिपुरस्कारेण पुरस्कृतः विद्वान् आसीत् भागीरथी त्रिपाठी साहित्यशास्त्रस्य विद्वान् आसीत् काश्यां तस्य अध्ययनम् आसीत् तेन एकः ग्रन्थः रचितः तस्य ग्रन्थस्य नाम इदानीं न स्मर्यते किन्तु तस्मिन् ग्रन्थे तेन प्रतिपादितं
आनन्दवर्धनः वस्तुतः अभिनवगुप्तस्य गुरुः आसीत्। यतोहि लोचन टीकां पठित्वा प्रायः एवं कथयन्ति, ध्वन्यालोकः यः वर्तते तत्र ध्वनिभागः कारिकारूपः वर्तते, अथ च आलोकभागः वृत्तिरूपः वर्तते, अथ च कारिकाकारः कश्चित् अन्यः वर्तते, वृत्तिकारः कश्चित् अन्यः वर्तते, एवं प्रतीयते। कथं प्रतीयते? तर्हि अभिनवगुप्तस्य व्याख्यानेन एवं कथयन्ति, केचन कथयन्ति। तदानीं स वदति वस्तुतः ते अभिनवगुप्तस्य व्याख्यानपद्धतिं न जानन्ति। यथा त्रिपाठीवर्यैः इदानीम् अभिनवगुप्तस्य व्याख्यानपद्धतिः प्रथमं श्राविता। वस्तुतः एतत् अपेक्षितम् अस्ति। यः आचार्यः अस्ति तस्य आचार्यस्य का गुरुपरम्परा, का व्याख्यापद्धतिः, यावत् एतस्य ज्ञानं न भवति, एतत् सर्वं ज्ञायते न ज्ञायते, तावत् तस्य तात्पर्यमपि अवगन्तुं सम्यक् रूपेण नैव शक्यते। तर्हि स वदति वस्तुतः यदि एवं स्वीकुर्मः तदानीमपि यः एकः कारिकाभागः वर्तते तेनापि स कारिकाभागः अपि आनन्दवर्धनेन रचितः, वृत्तिभागः यः वर्तते सोऽपि वृत्तिभागः आनन्दवर्धनेन रचितः, किन्तु आनन्दवर्धनद्वयं वर्तते। एकः आनन्दवर्धनः कारिकाकारः, अपरश्च आनन्दवर्धनः वृत्तिकारः इति प्रतिपादयति। मया बहुधा उक्तम्, एवं न सम्भवति। तदानीं स वदति यतोहि द्वितीयः यः आनन्दवर्धनः यः वृत्तिकारः वर्तते स एव तावत् अभिनवगुप्तस्य गुरुः आसीत्। प्रामाण्यं किमस्ति? यत् प्रमाणं तेन दीयते तत् प्रमाणं वस्तुतः नाहम् अङ्गीकरोमि। मम मनसि एवम् आयाति, एक एव कारिकाकारः स एव वृत्तिकारः, किन्तु अभिनवगुप्तपादः यदा कारिकार्थं सूचयति तदा कारिकाकारः इति बोधयति, यदा वृत्त्यर्थं सूचयति आलोकस्य तात्पर्यं विशदयति तदानीं वृत्तिकारः इति प्रतिपादयति। तो कारिकाकारः वृत्तिकारः इति कर्तृत्वेन भेदं पश्यति, न तावत् वस्तुतः जहाँ आनन्दवर्धनः वर्तते तत्र कश्चन भेदः तेन आयाति। एवं अनेन प्रकारेण तत्र बहुत्र लोचने एवं विधाः अंशाः आगच्छन्ति, येषां तावत् सम्यक् अध्ययनम् अपेक्षितं भवति। ध्वन्यालोकलोचनस्य तावत् मङ्गलाचरणे यदा अपूर्वं यद् वस्तु स प्रतिपादयति एतन् मङ्गलाचरणं तादृशं वैशिष्ट्यपूर्णं वर्तते। यदि एतत् मङ्गलाचरणं तेन न कृतं स्यात्, कदाचित् मम्मटस्य यन् मङ्गलाचरणं वर्तते तत् कदाचित् भिन्नं स्यात्। नियतकृत नियमरहितां ह्लादैकमयीं अनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादिति भारती कविरचेति एतद् मङ्गलाचरणं वस्तुतः छाया एव वर्तते अभिनवगुप्तस्य। अभिनवगुप्तस्य एतादृशी दृष्टिः। तस्मिन् समये अभिनवगुप्तः लिखति, भट्टेन्दुराजचरणाब्जकृताधिवास हृद्यश्रुतोऽभिनवगुप्तपदाभिधोहं यत्किञ्चिदप्यनुरणन् स्फुटयामि काव्यालोकं सुलोचन नियोजनया जनस्य। अत्र काव्यालोक शब्दस्य प्रयोगः कृतः। यद्यपि सहृदयालोकः इति ग्रन्थस्य नाम इत्यपि बहुधा आयाति। एवं अस्य तावत् अत्र गुरुः भट्टेन्दुराजः आसीत् इति स्वयमेव स वदति। तर्हि अभिनवगुप्तः वस्तुतः परम्परया ध्वन्यालोकस्य अध्ययनं गुरुमुखात् कृतमासीत्। अन्यत् तावत् किमपि नाट्यशास्त्रे मया यद् अनुभूतम् अस्मिन् समये किं वक्तव्यम् अस्ति, तस्मिन् समये रसनिरूपणं पश्यन्तु। रसस्य यन् निरूपणं वर्तते तत् अभिनवगुप्तेन वस्तुतः तस्य सिद्धान्तस्य यादृशं पल्लवनं कृतं तादृशं पल्लवनं न केनापि। यद्यपि नाट्यशास्त्रकारः भरतः वदति यत् विभावानुभाव विचारी संयोगाद् रसनिष्पत्तिः रसस्य निष्पत्तिसूत्रं रचयति, और तस्य तावत् बहवः व्याख्यातारः स्वयं अभिनवगुप्तः वदति, अन्येषां व्याख्यातॄणां तत्र सिद्धान्तं यथामति निरूपयत्यपि, यस्य तावत् उपसंहारः दृश्यते काव्यप्रकाशे संक्षेपरूपेण। तस्मिन् प्रकरणे रसस्य सूत्रस्य पूर्वं भरतेन लिखितम् अस्ति, न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते। अर्थात् कश्चित् अर्थः
तावदेव प्रवर्तते यावत् तत्र रसः वर्तते। यदि रसः नास्ति न किमपि भवति। रसं विना किमपि कार्यं नाट्ये न भवति। अर्थः अत्र क्रियात्मकत्वस्य द्योतकः शब्दः वर्तते। अर्थात् क्रिया, यतोहि नाट्यं क्रियात्मकं वर्तते। न हि रसादृते कश्चित् अर्थः प्रवर्तते, अर्थात् नाट्ये रसं विना न किमपि कार्यं भवति, एतत् तात्पर्यम् अस्ति। पुनः रस निष्पत्ति प्रकरणे भरतः वदति रसस्य कथम उत्पत्तिः। प्रायः सर्वे कथयन्ति भावेभ्यो रसानाम् उत्पत्तिः। तदानीं सः पक्षत्रयम् उपस्थापयति। एकः पक्षः येन तावत् भावेभ्यो रसानां निवृत्तिः उत्पत्तिः। द्वितीयः पक्षः अस्ति रसेभ्यो भावानां वा। तृतीयः पक्षः अस्ति उभाभ्याम् उभयोः इति उत्पत्तिः भवति इति पक्षत्रयं तत्र नाट्यशास्त्रे आगच्छति। अभिनवभ्यो रसानां निष्पत्तिः तु दृश्यते, किन्तु भरतेन यत् सूत्रं लिखितं न हि रसादृते कश्चित् अर्थः प्रवर्तते, तस्य तात्पर्यं किमस्ति। तदानीं यथा वृक्षात् भवेत् बीजो, बीजात् वृक्षं फलं, यथा अयं पक्षः तृतीयः पक्षः वर्तते। तदानीं स कथयति वस्तुतः रसः एव मूले भवति। स रसः कुत्र भवति? अभिस्थानीयः यः रसः भवति स एव वृक्षरूपः बीजरूपः रसः भवति। एतत् प्रतिपादनं कस्य? अभिनवगुप्तस्य। तो कविगतः यः रसः स बीजस्थानीयः एवं प्रतिपादयति। यतोहि रसस्य यत् स्वरूपं वर्तते आनन्दः, आनन्दप्राप्तिः यावत् न भवति तावत् कविः काव्यरचनायां प्रवृत्तः न भविष्यति। काव्यरचनायां प्रवृत्तः भवति आनन्दप्राप्त्यै, आनन्दप्राप्तिः एव भवति। तो स आनन्दः रसरूपः एव। वस्तुतः स एव रसः काव्य निर्माणे प्रयोजकः भवति, स एव बीजस्थानीयः इति अभिनवगुप्तस्य सिद्धान्तः। अनन्तरं कविगतः सः रसः एव मूलप्रयोजकः। अनन्तरं कविना वर्णिता ये भावाः तेभ्यः यः रसः उत्पन्नः भवति सः सहृदये उत्पन्नः भवति। तर्हि रसात् रसस्य उत्पत्तिः भवति। बीजस्थानीयस्य रसस्य पुनः फलरूपस्य रसस्य उत्पत्तिः भवति इति सम्यक् रूपेण स प्रतिपादयति आचार्यः। आचार्यस्य प्रतिपादनशैली विषये अस्माकं तावत् बृजेश शुक्लमहोदयैः अपि कथितम्, अथ च सम्यक् रूपेण व्याख्यातं त्रिपाठीवर्यैः। स्वकीयां व्याख्यापद्धतिं निरूपयन् स वदति यदानीम् आम्नाय सिद्धे किमपूर्वमेतत् संविद्विकासेऽधिगतागमित्वम् इत्थं स्वयं ग्राह्य महार हेतुर्द्वन्द्वेन किं दूषयिता न लोकः। ऊर्ध्वोर्ध्वमारुह्य यदर्थतत्त्वं धीः पश्यति श्रान्तिमवेदयन्ति फलं तदाद्यैः परिकल्पितानां विवेकसोपान परम्पराणां। तात्पर्यं किं प्रतिपादयति अत्र? वस्तुतः अस्माकं भारतीयानां काचित् काव्यपरम्परा अथवा काचित् शास्त्रपरम्परा वर्तते। परम्परायां यः पूर्ववर्ती भवति तस्य सर्वथा तिरोधानं, तस्य सर्वथा तिरस्कारः न भवति अस्माकं परम्परायाम्। इसलिए एवम् उच्यते सकृत् कृत्वा आचार्याः न निवर्तन्ते एव। अस्माकं पितामहचरणा बहुधा उक्तम् अध्यापनकाले, स्थितस्य गतिः चिन्तनीया। आचार्यैः यत् कथितम् अस्ति यदि नावबुध्यते तर्हि तत् प्रयत्नः करणीयः। अवश्यमेव केनापि स्वारस्येन तत्र भवितव्यं भवति। सोऽपि वदति इदानीम् अस्माकं या स्थितिः वर्तते तावत् अस्माकं बुद्धिः किमपि नवीनं यत् किमपि कल्पयति तस्य कारणं किमस्ति तद् वदति। फलं तदाद्यैः परिकल्पितानां विवेकसोपानपरम्पराणां। चित्रं निरालम्बनमेव साधुव्याख्यातं त्रिपाठीवर्यैः। चित्रं निरालम्बनमेव मन्ये प्रमेय सिद्धौ प्रथमावतारं सन्मार्गलाभे सति सेतुबन्धः पुरप्रतिष्ठादिनविस्मयाय। सन्मार्गलाभः एव दुष्करः, तत्रापि सेतुबन्धः अतीव दुष्करः। अनन्तरं नगरस्य निर्माणं तु अत्यन्तं सहजतया भवति, सरलतया भवति। इदानीम् अस्माकं देशे चीनदेशेन सह यः विवादः प्रचलति, किमर्थं? राजनिर्माणस्य कृते, सेतुबन्धस्य कृते एव। तत्र यतोहि अस्माकं सैनिकाः सहजतया प्राप्नुवन्तु इति एतद्। तस्मात् सतामत्र न दूषितानि मतानि तान्येव तुषोधितानि पूर्वप्रतिष्ठापित योजनासु मूलप्रतिष्ठा फलमामनन्ति। वस्तुतः इयं या व्याख्यापद्धतिः वर्तते सा व्याख्यापद्धतिः सर्वत्र दृश्यते। अस्माकं पश्यन्तु, रसनिरूपणावसरे
विशेषतः 12 मतानि तत्र प्रतिपादितानि नाट्यशास्त्रे सन्ति। तेषु केवलं 4 एव अत्र गृहीता मम्मटेन। तेषु प्रथमम् उत्पत्तिवादः, अनन्तरम् अनुमितिवादः, भुक्तिवादः, अनन्तरम् अभिव्यक्तिवादः। अयम् अभिव्यक्तिवादस्य स्थापनायां तेन अन्यैः आचार्यैः विहितानि तावत् व्याख्यानानि सम्यक् उपस्थापितानि। अनन्तरं तावत् स्वकीयं मतं तत्र उपस्थापितं तेन। अस्मिन् क्रमे कदापि तेन कस्यापि खण्डनं न कृतं। मध्ये नाट्यशास्त्रस्यापि यत्र कुत्रापि भिन्नः कश्चन प्रसङ्गः आगच्छति तत्रापि स प्रतिपादयति। यथा शान्तरसप्रकरणे अष्टौ नाट्यरसाः भवन्ति अथवा नवनाट्यरसाः भवन्ति इत्यस्मिन् प्रसङ्गेपि तद्दृष्ट्या वस्तुतः शान्तः एव प्रमुखः रसः वर्तते, स एव प्रकृतिभूतः रसः वर्तते। प्रायः 50 पृष्ठैः शान्तरसम् अधिकृत्य तेन व्याख्यानं कृतं वर्तते। तस्मिन् प्रकरणे यथा त्रिपाठी महोदयैः उक्तं तस्य पार्श्वे काचित् परम्परा द्वयी आसीत्। एका परम्परा यस्यां परम्परायाम् 8 नाट्यरसाः, अपरा या परम्परा तस्यां परम्परायां 9 नाट्यरसाः। तर्हि अस्मिन् क्रमे स प्रतिपादयति, शान्तरसस्य प्रकरणे स वदति ये शान्तरसापलापिनः सन्ति ते 8 नाट्यरसाः इति पठन्ति। माने शान्तरसस्य ये अपलापे प्रवृत्ताः सन्ति, ये नाट्यशास्त्र ये शान्तरसं नाङ्गीकुर्वन्ति ते एवं प्रलपन्ति 8 नाट्यरसाः स्तः। यद्यपि कालिदासेन नाट्ये 8 एव रसाः भवन्ति, कालिदासेन प्रतिपादितम् अस्ति। कालिदासस्य किञ्चित् पूर्वमेव नाट्यशास्त्रस्य रचना आसीत् इति वक्तुं शक्नुमः। कालिदासस्य यदा अध्ययनं कुर्मः तदानीम् एवं प्रतीयते कालिदासेन सम्यक् रूपेण नाट्यशास्त्रस्य अध्ययनं कृतम् आसीत्। सर्वत्र नाट्यशास्त्रस्य अभिज्ञानशाकुन्तले तेन वदति आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगे विज्ञानं, तो प्रयोगी विज्ञानं भवति नाट्यम् इति सः सम्यक् जानाति। यतोहि नाट्यशास्त्रे एतत् प्रतिपादितम् अस्ति। अभिज्ञानशाकुन्तले एवम् अस्ति। विक्रमोर्वशीये साक्षात् भरतस्य नाम उल्लिखति। अथ च विक्रमोर्वशीय नाटके ध्रुवा गानस्य प्रयोगं करोति, अन्यत्र कुत्रापि न प्राप्यते। तत्तु नाट्यशास्त्रीयं लक्षणम् आश्रित्य तेन तावत् एतत् नाटकं विरचितम्। अतएव सम्यक् रूपेण एवम् अस्ति, भरतमुनिना यन्नाट्यशास्त्रम् अधीतं तन्नाट्यशास्त्रं वस्तुतः तस्यां परम्परायाम् आसीत् यस्यां परम्परायाम् 8 एव नाट्यरसाः भवन्ति। अनेन प्रकारेण अभिनवगुप्तः बहु तावत् सम्यक् रूपेण व्याख्यानं कृतमस्ति। अनन्तरं लक्षणप्रसङ्गः आगच्छति। नाट्यलक्षणानि 18 नाट्यलक्षणानि तेन तावत् एवं विधानि प्रतिपादितानि यानि उभयथा सन्ति। तत्र 36 लक्षणानि भवन्ति, 18 लक्षणानि एवं सन्ति यत् उभयोः परम्परयोः सम्यक् रूपेण सन्ति। तत्र द्वयोः परम्परयोर्मध्ये 18 लक्षणानि दृश्यन्ते, किन्तु 18 लक्षणानि अन्यास्यां परम्परायां भिन्नानि सन्ति, अन्यस्यां परम्परायां भिन्नानि सन्ति। एवं प्रकारेण 50 लक्षणानि तावत् अभिनवगुप्तपादेन तत् प्रतिपादितानि सन्ति। एवमेव तो यदा अभिनवगुप्तः चिन्तयति कि वस्तुतः शान्तरसः एव प्रमुखः रसः वर्तते, तर्हि सः एवमपि प्रतिपादयति ये शान्तरसविरोधिनः सन्ति, ते एव अपलापिनः ये सन्ति, ते 8 नाट्यरसाः भवन्ति इति प्रतिपादयति। अनेन प्रकारेण वदति, किन्तु कदापि खण्डनं न करोति। येन यत् किमपि प्रतिपादितं तस्य सम्यक् उपस्थापनं करोति। अयं विशेषः वस्तुतः अभिनवगुप्तपादस्य प्रभावः उत्तरवर्ती साहित्ये सम्यक् रूपेण जातम्। इदानीं तावत् या व्याख्या पद्धति तेन नाट्यशास्त्रस्य कृता, तामेव व्याख्या पद्धतिम् अस्माकं कालिदासस्य यः प्रसिद्धः व्याख्याकारः वर्तते मल्लिनाथः, सोऽपि तामेव पद्धतिम् आश्रयते। अतएव इहान्वये मुखेनैव सर्वं व्याख्यायते मया
नामूलं लिख्यते किंचित् नानपेक्षितमुच्यते। एतत् यत् वाक्यम् अस्ति तस्य तावत् उद्घोषः यः वर्तते कालिदासस्य सन्दर्भे, स उद्घोषस्य मूलं कुत्र वर्तते? तो अभिनवगुप्तपादस्य समीक्षायां वर्तते। अहं चिन्तयामि अन्यत् किमपि अन्यत्रापि एकः प्रसङ्गः आगत्य यथा नान्दी तावत् पूर्वरङ्गविधानस्य प्रसङ्गः, तस्मिन् समये अभिनवगुप्तपादः वदति अयं पूर्वरङ्गः वस्तुतः कोहलमतेन प्रदर्शिता वर्तते। भरतेन यः तावत् पूर्वरङ्गः उपस्थापितः वर्तते स तु कोहलमतेन उपस्थापितः वर्तते। एवं वदति नाट्यशास्त्रेपि या कारिका केनचित् आचार्येण यत् कथितं तत्त्वम् अथवा सिद्धान्तं तं सिद्धान्तम् आधृत्य प्रवर्तते तस्यापि उल्लेखं करोति। एतादृशः पंडितः समीक्षकः व्याख्याकारः अभिनवगुप्तः वस्तुतः अभिनवगुप्तं अपठित्वा साहित्यशास्त्रस्य अध्ययनं सम्यक्तया कर्तुं न शक्यते इति अस्माकं तात्पर्यम्। अहम् अत्र एतदेव उक्त्वा स्वकीयां वाचम् अत्रैव उपसंहरामि। मत्कृते जो हि अयम् अवसरः दत्तः देभिः आचार्यैः तेषां सर्वेषां कृते अहं स्वकीयं कार्तक्यभावं प्रकाशयामि। नमस्करोमि। धन्यवादः। नमस्कार। सादरं साधुवादार्हाः श्रीमन्ताः परमादरणीयाः कुलपतिप्रवराः, परमादरणीयानां कुलपतिप्रवराणाम् आचार्यवर्याणां प्रोफेसर पाण्डेय महोदयानां सारगर्भितं मन्त्रमुग्धकारकम् अभिभाषणं श्रुत्वा वयं सर्वे श्रोताराः अनुसन्धत्सवाः च मन्त्रमुग्धाः सञ्जाताः। एतेषाम् आचार्यवर्याणां वाग्भिर् आप्लापिताः वयं सर्वे सादरम् अनुगृहीताः। अतएव एतेभ्यः आचार्यवर्येभ्यः अहं सादरं भूयो भूयाः हार्दिकम् अभिनन्दनं धन्यवादं च वितरामि। एतेषां व्यावहारिकं दृष्टान्तपूर्वं वक्तव्यम् अतीव विलक्षणमस्ति। अतएव एतेषां महाभागानां चरणकमलेभ्यः एकं पद्यप्रसूनम् अभ्यर्च्य अहं तेभ्यः सादरम् अभिनन्दनम् अभ्यर्चयामि। शोधशास्त्रार्थ भागीरथी मज्जना, शोधशास्त्रार्थ भागीरथी मज्जना, भारती भासते यस्य जिह्वांगणे, सर्वशास्त्रंधयं काव्य साहित्यगम श्री रमेशं मुदा सादरं नौमितं, श्री रमेशं मुदा सादरं नौमितं, सादरं नमस्कार। सम्प्रति श्रुतम् अस्माभिः आचार्यद्वयानां वैदुष्यपूर्णानि वक्तव्यानि। वस्तुतः द्विदिवसीया इयम् ई-राष्ट्रीय संगोष्ठी अभिनवगुप्तस्य संस्कृतशास्त्रीयम् अवदानम् इति विषयम् अवलम्ब्य संकल्पिता वरीवर्ति। अभिनवगुप्तस्य विविधेषु शास्त्रेषु मुख्यतया शैव दर्शनं, सौन्दर्यशास्त्रं च उल्लेखनीयम् अस्ति। अतएव मन्ये अहं ह्यः आचार्यवर्यैः अस्मद् गुरुवर्यैः प्रोफेसर नवजीवन महाभागैः विशिष्टतया शैवदर्शनम् अधिकृत्य, काश्मीर शैवदर्शनम् अधिकृत्य स्वकीयम् अद्भुतम् अश्रुतपूर्वं व्याख्यानं प्रत्यपादि। अद्य च आचार्यद्वयेन विशिष्टतया साहित्यशास्त्रीयं सौन्दर्यशास्त्रीयं च विषयम् अधिकृत्य व्याख्यानम् अत्र सादरं प्रस्तुतम्। वयं सर्वे अनुगृहीताः कृतकृत्याः सञ्जाताः। सम्प्रति समयोपि अधिकः सञ्जातः।
किंतु एतेषाम् अमृत वाग्भिर्वयम् एतादृशाः आप्लाविताः आर्द्रीकृताः यत् समयस्य ज्ञानमेव न संजातम्। अतएव सम्प्रति अधिकं समयम् अगृहीत्वा केवलम् औपचारिक रूपेण धन्यवाद ज्ञापनार्थं स्वकीयान् संस्कृत प्राकृत भाषा विभागीयान् अध्यक्षचरान् आचार्यवर्यान् प्रोफेसर राम सुमेर यादव महाभागान् सादरं प्रार्थये यत्ते स्वकीयैः धन्यवादवचोभिः वक्तृदेवान् अतिथिदेवान् सादरं धन्यवादं समर्प्य अस्मान् अनुगृह्णन्तु। श्रीमन्ताः आचार्यवर्याः प्रोफेसर राम सुमेर यादव महाभागा। जी सर, आवाज आ रही मेरी? आ रही है। शिवाशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्या हरिहर विरञ्च्यादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्या प्रभवति तनीयां सम्पासुं तव चरण पंकेरुह भवम् विरंचि संचिन्वन् विरचयति लोकान् विकलम् वहतेनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसा हरः संचुभ्यैनं भजति भसितो धूलन विधिम्। और आज इस द्विदिवसीय हमारी नेशनल वेबिनार जो अभिनव गुप्तस्य संस्कृत शास्त्रीय मौदानम इत्यधिकृत्य जो आज ये हमारा संगोष्ठी समायोजित हुई, संस्कृत विभाग अभिनव गुप्त संस्थान के द्वारा, लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा, उसमें उपस्थित समस्त विद्वानों का सर्वप्रथम प्रणाम। और जो मुख्य वक्ता द्वय थे, प्रोफेसर श्री राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, जो कि सागर विश्वविद्यालय में लगभग मैं समझता हूँ बहुत काल तक संस्कृत के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे, और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया उसके कुलपति रहे, ऐसे आदरणीय श्री राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, और जो इस समय लाल बहादुर संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है, उसके कुलपति और संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी, आप दोनों विद्वानों को मैं हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर राधा वल्लभ जी के लिए एक पद्य के रूप में उनको धन्यवाद अर्पित करता हूं कि वैदुष्यम सर्वशास्त्रे सुललित महिमा भूरि साहित्य ज्ञाने नैपुण्ये यस्य काचिन नहीं विदित तुलाप्यांग्ल भाषा विलासे संपन्ना नृत्यतीव प्रथिति मधुगवी चापि विद्या विलासे राधा वल्लभो श्री जगति विविधता संभृते तुल्य विद्या। ऐसे हमारे प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने जो एक अद्भुत व्याख्यान से हमें सनाथित किया, हमारे शोधार्थियों के लिए, प्राध्यापकों के लिए, आचार्यों के लिए, शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। और सबसे अच्छी बात कि वो इस वेबिनार के माध्यम से हमें एक दर्शन दे सके। बहुत दिन हो गया था उनको देखे हुए,
ईश्वर उन्हें चिरायु करे, स्वस्थ रहें। और इसी प्रकार हमें अपने वैदुषी से, अपने 9 व्याख्यानों से, उनकी कविता काकली और उनका व्याख्यान सब कुछ अद्भुत होता है। वे जिसे भी स्पर्श कर लेते हैं वह जैसे पारस सोना बन जाता है, जैसे पारस से सोना बनाया जाता है, उसी प्रकार विद्या के जिस कण को वो छू लेते हैं, नाट्य को, साहित्य को, नाट्य विद्या को, साहित्य विद्या को, वो बिल्कुल स्वर्णिम अवसर उसमें प्रदान हो जाता है और हम लोग सब गदगद हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। मैं तो परम भाग्यशाली हूँ। शोध काल में आपके पास में सागर विश्वविद्यालय गया था रिसर्च के वर्ग से, और आपने मुझे, जो एक विद्यार्थी की सबसे बड़ी चिंता होती है कि किसी अन्य विश्वविद्यालय में जाकर उसके रहने और ठहरने की और उसके खाने पीने की चिंता का जो संभार होता है, उसको आपने एक क्षण में दूर कर दिया था और मुझे परम सुख मिला। वो ये क्षण आज मुझे बहुत स्मरण आ रहा है कि आपकी सरलता, सहजता, विनम्रता, ये सारे गुण इसलिए संपन्न है कि जो आपकी वैदुषी, आपका पांडित्य, कहते हैं ना कि विद्या विनय संपन्न, विद्या के जो संपन्न लोग होते हैं वो बड़े विनम्र होते हैं। नम्रा भमंति तरवा, ऐसा कहा गया है कि विद्या से जो संपन्न लोग होते हैं विनम्र हो जाते हैं। वो विनम्रता से पता चलता है कि आप विद्या से कितने लदे हुए हैं। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और आज के इस परम सारगर्भित और पांडित्यपूर्ण व्याख्यान के लिए कि अभिनव गुप्त को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको हमने सब सुन लिया। हम मनो अभिनव गुप्त के समस्त शास्त्रों को और उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो लोचन टीका की, अभिनव भारती की जो मंशा थी व्याख्या करने की, उसको सब हमने इतनी देर में सुन लिया। आप पूरे विश्व में बहुत श्रुत हैं, आपको बहुत लोगों ने सुना, हमने सुना, हम सब धन्य हुए। मैं अपनी तरफ से और अपने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ब्रजेश पद्मश्री प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ल जी की तरफ से, जो इसके आयोजक हैं, प्रयाग नारायण जी की तरफ से, सतपति जी की तरफ से, जो इसमें सहभागिता ग्रहण कर रहे हैं और जिन्होंने इस आयोजन में बड़ी सहभागिता निर्वहन की, उन सबकी ओर से और अभिनव गुप्त संस्थान की ओर से, विशेष रूप से लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से आपको बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इसके उपरांत लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली के वर्तमान कुलपति और साहित्य के पूर्व रह रहे विभागाध्यक्ष, जिनकी कविता खूब सुनने का अवसर मिलता है विभिन्न मंचों पर, और अपनी संस्कृत के नए नए छंदों से, सरगमणि, वंशज और विलंबित और शिखरणी छंदों से अपनी रचना से सबको आप प्लावित करते हैं। ऐसे कुलपति और इतने बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो दिल्ली में स्थित है, शायद भारतवर्ष का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संस्कृत का, उसकी आप शिक्षा और रक्षा में दक्ष हैं। ऐसे हम आप परम तेजस्वी यशस्वी प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी को प्रणाम करते हुए उन्हें धन्यवाद अर्पित करते हैं और एक अपनी पद्य से, एक अपने श्लोक की माध्यम से, एक श्लोक के माध्यम से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि कौलपत्तेन सुचिंतने धृतिमति सत्कर्म धर्मे रता वेद ज्ञान विधान कर्म सुरता धन्य सुमान्य सदा व्याख्या भाष्य निबंध लेखन पटु नंद्यो मुदा भूसुर पांडेयो साहित्ये ही विशिष्ट ज्ञान जलधि पांडेय वर्यो सदा। ऐसे हमारे प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी को मैं अपनी ओर से और विभागाध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ल जी की ओर से और अभिनव गुप्त संस्थान की ओर से, लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से कोटिशाह अगणित बार कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। उन्हें भी काफी दिनों से देखने का अवसर नहीं मिला था। इस अवसर पर, इस वेबिनार के मंच पर सबको देखने का अवसर मिला। आप जैसे पांडित्यपूर्ण व्याख्यान से आपने हमको सब सनातित किया। हम बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत आभारी हैं। साथ में कल जो हमारे विद्वानों के प्रवचन हुए, जिसमें हमारे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी, जो हमारे वाणिज्य के अद्भुत विद्वान हैं और इस समय पूरे उत्तर प्रदेश शासन की जिम्मा जिनके कंधों पर उच्च शिक्षा का, उसके उच्च शिक्षा मंत्री हैं, आप मुख्य अतिथि थे। आपके वाणी से मुझे कल धन्यवाद दे दिया गया था, मैं पुनः आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और हमारे प्रोफेसर नवजीवन रस्तोगी जी, जिनको कौन नहीं जानता दर्शन के क्षेत्र में, मैं उनसे कम मिल पाता हूँ। ये दुर्भाग्य है, सौभाग्यशाली उनसे उनके निकट जा पाते हैं। ऐसे नवजीवन, उनका समस्त जीवन ही नव ही रहता है। वो मुझे इतनी वह में भी इतनी अच्छी मधुर वाणी में, और उनके शब्द नहीं घटते, लगता है इसके आगे क्या बोलने वाले हैं, परंतु उनकी पता नहीं कहाँ से वो वाणी, वो वैदुषी, वो सेमुषी
बिल्कुल लता के समान, लता वल्लरी के समान आती चली जाती है और दर्शन में उनकी अबाध गति है। ऐसे हमारे पूर्व विभागाध्यक्ष और हमारे विश्वविद्यालय में डीन रहे नवजीवन रस्तोगी जी को मैं बहुत बहुत कैसे से व्याख्यान बीच बीच मध्य मध्य सुनने को मिलते रहे, तो ये हमारे सौभाग्य की बात है। और सपथी जी का तो व्याख्यान नहीं हो पाया था, वो व्यस्त थे, उन्हें हम पुनः धन्यवाद देते हैं। और इसके साथ ही जो हमारी इस आयोजन मंडल में जो मुख्य आयोजक हमारे प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ल जी, जो पद्मश्री प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ल जी हमारे विभाग अध्यक्ष भी हैं, ज्योतिर्विज्ञान विज्ञान के निदेशक हैं, अभिनव गुप्त संस्थान के निदेशक हैं। आपके कारण, आपकी ये मेहनत और आपका परिश्रम, आपकी जो सोच, आपका चिंतन इस वेबिनार को सफल कराने में संपन्न हो सका है। और आपका साथ विभाग के समस्त लोगों के साथ, प्रोफेसर जो हमारे वेद के वेद मार्तंड हैं, वेद के विद्वान हैं, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर प्रयाग नारायण मिश्र जी, मैं उनका धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथ में जो इस प्रकार की तकनीकी व्यवस्था में अशोक कुमार सतपथी जी के बिना तो हम ये कर ही नहीं सकते थे। हम सबकी तरफ से आप दोनों महानुभावों का, दोनों संयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मेरे विभाग के सहयोगी डॉक्टर सत्यकेतु जी, डॉक्टर भुवनेश्वरी जी, डॉक्टर अमन्यु जी, डॉक्टर अशोक ब्रजेश कुमार सोनकर जी, गौरव कुमार सिंह जी और ऋचा शुक्ला जी, अन्यथा और सब हमारे अरुणा शुक्ल जी, मैं सभी अपने सहयोगी प्राध्यापकों को धन्यवाद करता हूं। और इस वेबिनार में जुड़े हुए, साथ में सबका लेना संभव नहीं है, चंद्रभूषण दिल्ली के प्रोफेसर चंद्रभूषण झा जी, मीरा वाणी जी, BHU की डॉक्टर सिद्धिदात्री भारद्वाज जी और जितने भी हमारे साथ जुड़े रहे, जिनको मैं देख पा रहा था, राका जैन जी हैं, पत्रिका जैन जी और विभिन्न पत्रकार हमारे बंधु, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं, जिनके सब समवाय से, सबके छोटे छोटे सहयोग से प्रोफेसर पद्मश्री प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ल जी ये बहुत अच्छा संपन्न करा सके, उनको तो कोटिशा धन्यवाद। इसी प्रकार वे वेबिनार और सेमिनार और नेशनल सेमिनार संगोष्ठी कराते रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। मैं सबके प्रति अपनी ओर से, अंततः अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से और विभाग की ओर से, संस्कृत विभाग की ओर से तथा अभिनव गुप्त संस्थान की ओर से, जिसके माध्यम से ये रचना रची जा सकी, ये यज्ञ पूर्ण हो सका, मैं सभी को लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से और अपने विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनके अनुमोदन से, जिनकी आज्ञा से ये पद्मश्री प्रोफेसर ब्रजेश कुमार सिंह जी संपन्न करा सके, मैं अपने BC साहब का, कुलपति महोदय का भी धन्यवाद अर्पित करता हूं, जो हमारे शोधक छात्र कल से अब तक पूरे टाइम में इसको सुनते रहे, उनका ज्ञान बढ़ाने वाले ज्ञान के दाताओं का तो धन्यवाद है ही है, श्रोताओं का भी धन्यवाद। नहीं कोई भी वक्ता किसको सुनाएंगे अगर सुनने वाले ना हो, तो श्रोताओं गणों का, सभी समस्त विभाग के श्रोता गणों का और देश के विदेश के जो भी लोग इसमें जुड़े रहे इस तकनीकी व्यवस्था के माध्यम से, मैं सभी का कोटिशा धन्यवाद अर्पित करता हूं। पुनः पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय आचार्य प्रवर प्रोफेसर राम सुमेर यादव जी। प्रोफेसर राम सुमेर यादव जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धन्यवाद ज्ञापन के इस गुरुतर दायित्व का निर्वाह करके हमें अपना अप्रतिम सहयोग प्रदान किया है। धन्यवाद। अब यह द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी अपनी संकल्पना की संपूर्ति के परम सोपान की ओर अग्रसर हो रही है, परंतु केवल एक अंतिम सोपान शांति पाठ के रूप में अवशिष्ट है। परंतु इसके पहले हम माननीय अध्यक्ष जी से और अपने अतिथि वृंदों से एक सूचना देने की अनुमति चाहते हैं, और वो सूचना विशेष करके उन हमारे अभिनव प्रतिभागियों से है जिनको प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहती है। हमारे बहुत से प्रतिभागियों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन किया था, परंतु उनमें से कुछ बहुत से प्रतिभागी इसमें उपस्थित नहीं हुए हैं और बहुत से प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन किए बिना ही इसमें सहभागिता प्राप्त कर ली है। तो हमारा आप सबसे निवेदन है, ये निवेदन सामान्य जो हमारे श्रोता, हमारे जैसे जो श्रोता हैं उन लोगों से है
विशिष्ट विद्वानों से मैंने अनुमति ले ली है सूचना देने के लिए कि एक फीडबैक लिंक इस पर भेजा गया है जूम प्लेटफॉर्म पर भी, और जो प्रतिभागी यूट्यूब पर हैं उनके लिए भी भेजा गया है। उन सभी से निवेदन है कि आप लोग इस लिंक को कॉपी कर लें और प्रयास करके 3 बजे तक आप इसको फिलअप करके प्रेषित कर दें, ताकि सर्टिफिकेट प्रिपेयर करने में हमको सहयोग प्राप्त होगा और हमारी व्यवस्था। इसी के साथ यह गोष्ठी संपूर्ति को प्राप्त हो रही है और हम अपनी तरफ से अपने गुरुप्रवर आचार्य प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ल जी और दोनों महान विद्वान वक्ता तथा अन्य उपस्थित गणमान्य विद्वानों को पुनः सादर प्रणाम करके अपने सहयोगी और अपने छोटे भाई जिनका अप्रतिम सहयोग और अप्रतिम योजना जिनकी रही है डॉक्टर अशोक कुमार शतपथी जी को भी अपना अभिनंदन समर्पित करते हुए अब हम शांति पाठ के लिए अपने विभागीय अनुज डॉक्टर सत्यकेतु जी से सादर निवेदन करते हैं। डॉक्टर सत्यकेतु जी एक प्रबुद्ध और गुरुकुल प्रमाणी से अध्ययन करके आए हुए व्याकरण के निष्णात विद्वान हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि वो कृपया शांति पाठ करके हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। परमादरणीय प्रिय अनुज डॉक्टर सत्यकेतु जी। डॉक्टर सत्यकेतु जी। जुड़ नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर सत्यकेतु जी जुड़े नहीं हैं। सत्यकेतु जी 1 मिनट सर। कट गए क्या? नहीं वो सत्यकेतु जी अभी म्यूट करिए, अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो सत्यकेतु जी। हाँ जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं जी सर। शांति पाठ के साथ यह सभा संपन्न होगी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्ति शान्ति शान्तिः। इति शम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सत्यकेतु जी को। और इसी के साथ ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का महायज्ञ संपूर्णता को प्राप्त होता है और हम आज के अपने माननीय गुरुप्रवर विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ल जो पद्मश्री से सुशोभित हैं, जो अभिनव गुप्त संस्थान के निदेशक हैं, उनकी अनुमति और अपने विद्वान वक्ता गुरुजनों की अनुमति प्राप्त करके सभी की सम्मति से इस ई संगोष्ठी की संपूर्ति की घोषणा करने की अनुमति चाहता हूँ। सभी को हमारा शत शत नमन और हमारा अभिनंदन है। सादर धन्यवाद। साधुवाद। सर्वेभ्यः नमः। सर्वेभ्यो नमः।